कितने समय का रहेगा? नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जागरण के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से बिहटा के रहने वाले परम श्री अवार्डी भरत भूषण त्यागी जी आए हैं, जो कि एक सफल किसान है। ये विगत लगभग 4 दशक से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और एक सफल जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती में नए नए प्रयोग करने और जैविक खेती में महारत हासिल करने की वजह से इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज की चर्चा में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जैविक खेती किसानों के लिए क्यों लाभकारी है, जैविक खेती की शुरुआत किसान कैसे कर सकते हैं, जैविक खेती के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैविक खेती के दौरान किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, यदि जैविक उपज जो है अपना जो है मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा दें। जी, किसान भाइयों नमस्कार। और मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है और मैं जनपद बुलंदशहर के ग्राम बीटा का रहने वाला हूँ। साथियों, कृषि जागरण के मंच से आज हम पुनः एक वार्ता करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुए, इसलिए आपको भी हृदय से साधुवाद है। और कृषि जागरण को भी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है कि वो बराबर किसानों की चिंता में कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्यक्रम, ताकि हम सब मिलकर आपस में विचार कर सकें। इस समय खेती में परिवर्तन की आवश्यकता तो है। जिस प्रकार किसानों की लागत बढ़ रही है, उत्पादन में कमी आई है, कीड़े बीमारियों का प्रकोप है और नाना प्रकार की समस्याएं, कभी मौसम को लेकर, कभी प्रकृति को लेकर, और कभी सबसे बड़ी जो समस्या है किसान भाइयों वो है आर्थिक कमजोरी। तो जब नाना प्रकार के संकट सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के बारे में लोग सोचते ही हैं। भारत सरकार भी ऐसा ही सोच रही है और बहुत सारे किसान भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सभी का सम्मान करते हुए आज का जो गहरा विषय है वो ये है कि हमको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और यदि इसमें समय लग रहा है तो उसका कारण क्या है। तो इसके लिए मैं सभी को हृदय से साधुवाद करते ही बात कहूंगा। साथियों, हम जब भी कोई परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण है कि हम उसमें समझने वाली जो वास्तविकताएं हैं उनको ध्यान देंगे। दूसरा, उनमें हम किन किन चीजों को सीखेंगे और फिर उसमें हम किस तरीके से उत्पादन के लिए कार्य योजना बनाएंगे। तो इस प्रकार समझना, सीखना और करना तीनों अलग अलग क्रियाएं। साथियों, जो समझना है ये बहुत बड़ा सुंदर कार्यक्रम है कि समझने से हम प्रकृति की व्यवस्था को समझते हैं कि प्रकृति में उत्पादन के जो नियम है वो किस प्रकार काम करते हैं। धरती की जो उर्वरता है वो कैसे बढ़ती है, कीड़े बीमारियों का नियंत्रण जमीन के अंदर कैसे होता है, और खरपतवारों की कितनी उपयोगिता जैविक खेती में है। तो भारत सरकार के द्वारा विगत 10 वर्षों में जो एक गहरे प्रयास हुए उसमें लागत आधारित जैविक खेती और उसके प्रमाणीकरण पर अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से बहुत बड़ा काम हुआ। इसके लिए हम सरकार को भी बहुत साधुवाद देते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैविक खेती को कार्य योजना का रूप दिया, बजट निर्धारित किए गए, देश में कार्यक्रम चलाया गया, नदियों के साथ इसको जोड़ा गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात फिर यही आती है कि यदि हम समझने, सीखने और करने में केवल करने पर ध्यान देंगे और कुछ सीखेंगे भी नहीं और समझेंगे बिल्कुल नहीं, तो साथियों मुश्किल आती है और खेती में कार्य जो है बोझ बन जाता है। हमने क्या देखा कि जब हम गन्ने की खेती पहले करते थे तो उसको जिस तरीके से खोदना है, उसमें खरपतवारों का नियंत्रण करना एक बहुत भारी कार्यक्रम था। आज हम जैविक खेती में उसके साथ में सहफसली खेती करते हैं, अनेक सारी फसल उसके साथ लगाते हैं। तो हमारी मेहनत कम हो गई और हमारी लागत कम हो गई साथियों। बड़ा काम ये हो गया कि हमारा उत्पादन बहुत बढ़ गया। और उत्पादन जो बढ़ा है उससे बड़ी खुशी की बात है कि हम अब बिना लागत के खेती कर सकते हैं। हमको केवल ये समझना है कि जमीन खाद कैसे बनाती है, हमको खाद भी अलग से नहीं बनाना। हमें तो उसकी मदद करनी है कि यदि उसमें जीवांश कार्बन की कमी है तो तब मुझे क्या करना है, और यदि जीवाणु तंत्र कमजोर है तो तब मुझे क्या करना है। दूसरा, खरपतवारों के नियंत्रण को लेकर भी हमको प्राकृतिक सिद्धांतों को देखना है। जैसे बहुत सारी फसलों के साथ साथ होने से अनेक फसलों की गंध के द्वारा वो कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण होता है, और कीड़े मकोड़ों की आपसी गंध से भी नियंत्रण होता है। वो आपस में एक दूसरे को खाते हैं, इससे भी नियंत्रण होता है।
तो हमको अलग से दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही खरपतवारों की बात है। हर मौसम के साथ में खरपतवार उगते ही हैं। खरपतवार उगते हैं तो वो जमीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ही उगते हैं। बस हमको ध्यान ये रखना है कि हम सही समय पर अपनी फसलों को लगाएं और खरपतवारों का इतना नियंत्रण जरूर करें ताकि वो हमारी फसलों से ऊपर ना निकल जाए। तो बहुत छोटी छोटी सावधानी है जिससे हम जमीन का पानी बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। और बड़ी बात तो साथियों ये है कि हम एक दाने से अनेक दाने पैदा होने के जो गुणात्मक अर्थशास्त्र है प्रकृति का, उसको यदि समझकर खेती करेंगे तो हमें आमदनी कम नहीं है। जहां हम एक एकड़ में आज 40-50 हजार रुपए निकाल रहे हैं, वहां पर आप 4-5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए भी हैं और सभी के लिए ये संभव भी है। इसको पूरा करने के लिए दूसरा चरण क्या है? हम जब जैविक उत्पादन कार्यक्रम में जुड़े तो पहला काम हुआ प्रकृति के सिद्धांतों को समझना, खेत की नापतोल करके अनेक फसलों को साथ साथ लगाना, ताकि हम सभी चीजों को अपने खेत में रख सकें। अब इसके लिए दूसरा सरकार ने एक बड़ा काम किया, वो है जैविक खेती का प्रमाणीकरण। किसान साथियों, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीजीएस, इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वो भारत सरकार ने किसानों के द्वारा निःशुल्क चलाया। देखिए बड़ी बात है, ये पूरी दुनिया में एक ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो किसान ही उसके जिम्मेदार हैं और किसानों के लिए वो निःशुल्क है। तो हमको ये समझना है कि हमको प्रमाणीकरण के साथ भी जुड़ना है। तीसरी बात है कि हमको यदि अपनी आमदनी बढ़ानी है तो आमदनी केवल खेत में नहीं बढ़ती साथियों। खेत से ज्यादा आमदनी बढ़ाने के अवसर हैं प्रोसेसिंग में। हम भी बाजार की तरह प्रोसेसिंग में जुड़े। गेहूं से दलिया बनाएंगे तो दलिया बेचने पर कीमत का अधिकार हमारे पास आता है। गेहूं बेचने समय हमारे पास अधिकार नहीं होता। गेहूं बेचने जाएंगे तो अधिकार मंडी और बाजार के पास होता है, लेकिन दलिया बेचने जाऊंगा तो अधिकार मेरे पास होता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि कहाँ पर हम अपने अधिकारों के साथ अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रोसेसिंग को भी हम FSSAI ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड में अब अपनी यूनिट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और ये बड़ी सुंदर बात है, इसकी बहुत कोई फीस नहीं है, बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन है। और आप उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपको जीएसटी कैसे लेना है, FSSAI लाइसेंस कैसे लेना है, अब ये ऑनलाइन व्यवस्था है। छोटी मोटी मदद किसी की लेंगे तो आपके ये काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से आपको अपने मन में बहुत आत्मसम्मान होगा कि हम भी अब बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें युवा साथियों के लिए भी एक संदेश जाता है कि जब हम जैविक उत्पादन, जैविक प्रमाणीकरण और जैविक प्रसंस्करण तीनों कार्यों को एक जगह जोड़ते हैं तो बाजार के रास्ते खुल जाते हैं। इसमें जितने भी हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने कहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ा है, जहां कहीं उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ा है, तो वो लोग भी इसमें अब काम कर सकते हैं। और इसमें जैसे ही आमदनी बढ़ती है, आमदनी में एक शेयर बढ़ता है, तो मात्र आजकल 15-20% की मार्केटिंग की व्यवस्था पर भी अच्छे पैकेज में एक गांव में कई नौजवान इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो कृषि जागरण के मंच का जो हमेशा ये आधार रहा है कि उन्होंने बार बार किसानों के बारे में इस बात की चिंता की है कि जब देश में लघु और सीमांत किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो उत्पादन के लिए समझेंगे, प्रमाणीकरण कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ तो कि भारत सरकार के द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों को भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। अब किसान, छोटे किसान मिलकर भी हम ये सब एक उपक्रम खड़ा कर सकते हैं। भारत सरकार उसके लिए प्रोत्साहन के लिए भी अनुदान देती है और आगे चल के जब आप उसको कार्यशील पूंजी की आपको जरूरत पड़ती है, योजना चलाए जाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए आपको मदद देती है। किसान भाइयों, हमें इस समय सोचने की जरूरत है। हम सोच बदलेंगे तो तरीके बदल जाएंगे, हम सोच बदलेंगे तो हमारे रास्ते बदल जाएंगे। हम आपसे बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि जैविक खेती या किसी अन्य विधा और अन्य तरीके के हम प्रपंचों में ना फंसे। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें। आप खाद बनाने की आवश्यकता बनती है तो कोई भी खाद, किसी तरीके से खाद बना सकते हैं, तरल खाद बना सकते हैं। आप जीवाणु को प्रमोट करने के लिए अपनी जो बायोलॉजिकल लैब हैं जहां पर वैज्ञानिकों ने शोध किया है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपके लिए खुला मंच है। तो जैविक खेती में बस केवल एक यह ध्यान देना है कि हमें राष्ट्रीय मानकों को ध्यान रखना है, बाजार से कोई चीज नहीं खरीदनी है,
अपने खेत पर ही इनपुट को तैयार करना है, अपनी लागत को कम से कम करना है और अपनी आमदनी बढ़ाए जाने के रास्तों को खोलना है। इसीलिए जैविक खेती के 4 चरण हैं। जैविक खेती केवल खाद बनाना नहीं है साथियों, जैविक खेती के 4 चरण हैं। पहला, उत्पादन प्रबंधन। उत्पादन प्रबंधन करते समय जमीन की उर्वरता को कैसे बढ़ाएंगे और जमीन में जीवाणु संरचना को कैसे समृद्ध करेंगे। साथियों, जैविक खेती जीवाणु का खेल है, इसके लिए खाद की जरूरत नहीं है। खाद तो जमीन में पर्यावास का काम करता है। मूल रूप में तो हवा से नाइट्रोजन बैक्टीरिया ही लेता है। मिट्टी के अंदर यदि सल्फर है तो उसको घोलकर बैक्टीरिया ही देगा, मिट्टी के अंदर जिंक है तो उसको घोलकर बैक्टीरिया ही देगा। हमको अपने खेत में बैक्टीरिया प्रमोट करने हैं, और बैक्टीरिया प्रमोट करने के लिए कोई बहुत बड़ी तंत्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी बात है। आप अपने 4 इंच की मिट्टी के ऊपर 2 इंच की लेयर लगाएं कंपोस्ट की, और कंपोस्ट की मिट्टी, जो कंपोस्ट की लेयर है उसमें आप अनेक प्रकार के 4 दलहनी फसलों के, 4 मसाले के और 4 तेल वाली फसलों के बीज डालकर इस प्रकार से उसमें एक हरी खाद का एक तंत्र बनाए, और उसकी जड़ों में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। उन्हीं बैक्टीरियाओं को पूरी मिट्टी में मिलाकर आप उसमें गोबर के घोल में तैयार कर सकते हैं, गुड़ के घोल में तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद में मिलाकर खेत में डाल सकते हैं। ये चिंता का विषय छोड़ने की जरूरत है कि कंपोस्ट की बड़ी मात्रा की जरूरत है। बहुत सारे लोग सिफारिश कर देते हैं कि हमको बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में कंपोस्ट खाद की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको बहुत कम 2, 4, 5 कुंटल कंपोस्ट की जरूरत ज्यादा से ज्यादा होती है। कंपोस्ट का काम है केवल कल्चर को प्रमोट करना, बैक्टीरिया को जिंदा रखना। वो बैक्टीरिया का आवास है, उसमें नमी बनी रहती है, उसमें हवा बनी रहती है, बस इतनी बात को समझना है। तो जैविक खेती में कहीं भी ज्यादा तोड़ मड़ोड़ कर चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे लोग इस विषय में चर्चा भी कर रहे हैं और अपने अपने तरीकों के बारे में चर्चा भी करते हैं। आप अपने अनुकूल उनमें से अच्छा तरीका इस्तेमाल करिए, लेकिन ध्यान ये रखिए कि जैविक खेती केवल कोई तंत्र ज्ञान माने तरीकों का ज्ञान नहीं है, वो व्यवस्था को समझने का ज्ञान है। पूरी प्रकृति की व्यवस्था कैसे सुंदरता में काम करती है, और वो सुंदरता में जब हम समझने जाएंगे तो प्रकृति के सिद्धांत अपने आप में काम करते हैं। बीज को आदमी ने नहीं बनाया है, बीज को शोध किया है। आदमी ने जमीन को नहीं बनाया, जमीन ने शोध किया है। आदमी ने बैक्टीरिया को नहीं बनाया, बैक्टीरिया पर शोध किया है। तो हम शोध पूर्वक उन चीजों को वृद्धि के रूप में कैसे देखेंगे, ये काम हमको समझने की जरूरत है। और जैविक खेती बहुत सरल कार्यक्रम है। पानी भी बचेगा, मिट्टी बचेगी, स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा, पर्यावरण के लिए ठीक होगा, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक हो, और पूरे देश में किसान यदि समृद्ध होगा देश साथियों, तो देश समृद्ध होगा। और इसी मूल मंत्र के साथ में मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। कृषि जागरण की पूरी टीम, कृषि जागरण परिवार मुझे अपने परिवार जैसा लगता है, और पूरे देश में इनका एक बहुत बढ़िया नेटवर्क है। तो मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूं, और अपने किसान भाइयों को, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उनको इस बात पर जरूर विचार करने की जरूरत है कि हजारों हजार साल से जो हम कहीं ना कहीं प्रकृति के कहीं न कहीं विरोध में रहे, और वो विरोध जो है अब बहुत बड़ा खुलकर सामने आया है। तो अब उससे आगे अस्तित्व के संकट खड़े हो गए हैं। आदमी के जीने का सफर इतना आसान नहीं होगा जिस तरीके से प्रकृति संकेत दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल पैसे को ही मूल मंत्र मानकर आगे ना बढ़े। जीना व्यवस्था के साथ होता है, पैसे के साथ नहीं होता। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। जीने के लिए हमको प्रकृति की व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें से हमको शुद्ध भोजन, हवा, पानी, पर्यावरण की उपलब्धता हो, आप सब आपस में सभी के प्यार हो, एक दूसरे के साथ इज्जत हो। हम आपाधापी करके यदि केवल पैसे को ध्यान में रखते हुए आगे भागेंगे, पहचान को ध्यान में रखते हुए आगे भागेंगे, और भागते भागते कहीं ना कहीं एक दूसरे को पीछे गिराने की, नीचे गिराने की, छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें कोई रास्ता नहीं निकलता। वो टूटन का रास्ता है। वो तमाशा करने में अच्छा जरूर लगता है, पर जीने के लायक उसमें कुछ नहीं निकलता। तो मैंने आपसे बात रखी सरलता में। आपको कभी भी कोई भी सवाल आपके मन में उठता है तो कृषि जागरण की टीम को आप उस सवाल पूछ सकते हैं, और हम तो कृषि जागरण के साथ हैं। जब भी होगा उसका सटीक उत्तर हम आपको देंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना। आज के इस कार्यक्रम में आपने हमको सुना, हम आपको हृदय से साधुवाद करते हैं। अपने मन में सोचिए, इसके बारे में हजार बार सोचिए। प्रकृति के सिद्धांत मेरे और आपके बनाए हुए नहीं है,
वो सिद्धांत हैं, उनके साथ हमको जीना है, उनके साथ हमको समझना है, उनके साथ ही हमको कुछ करना है। हमारा करना प्रकृति के विरोध में ना चला जाए, ये तो अन्याय होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सभी का ध्यान रखते हुए आप इस पर विचार करेंगे। सभी को शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। सर, कुछ सवाल थे मेरे। हाँ हाँ सर, एक सवाल तो मेरा ये था कि जैविक खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले जो मुख्य जो इनपुट्स होते हैं, जैसे कि जैविक खाद, कीटनाशक, वो क्या क्या होते हैं? यदि कोई किसान इसकी शुरुआत करता है तो उसके पास क्या हाँ। क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए बेटा, जैविक खेती में कोई शर्त नहीं है। उसको शर्त एक है कि वर्षा काल के समय वो अपनी जमीन को हरी खाद देकर समृद्ध कर ले। और जब वर्षा काल में जीवाणु तंत्र भी विकसित होता है, पानी भी बरसता है, घास भी पैदा होती है, तो सभी गल सड़कर जमीन की उर्वरता को बढ़ाती है। अब यहाँ से किसान को समझना है कि अपने खेत को अच्छे तरीके से जुताई करे और उस खेत में कम से कम भी 10-12 फसलों को एक वर्ष तक निकालने का अपना मन बना ले। यदि वो प्रकृति की व्यवस्था को समझकर विविधता में फसल लगाएगा तो जमीन का कार्बन भी खेत में ही बढ़ जाएगा और जमीन का जीवाणु तंत्र भी खेत में ही विकसित होगा। किसानों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि कहीं किसानों के साथ में परिस्थिति है कि वो वर्षा काल में इस काम को नहीं कर पाए, तो वर्षा काल के बाद में जनवरी फरवरी में उनको क्या करना है, तो तब भी उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपने खेत में कम से कम एक फसल तो बिल्कुल ना लगाएं, कम से कम 4-5 फसलों को लगाने की तैयारी करें। गन्ने के किसान यदि गन्ना करते हैं या ऐसी बहुवर्षीय फसल लगाते हैं जिनके पास में नींबू है, आम है, अमरूद है, आंवला है, कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंद वाली फसलों का पोषण जरूर दें, क्योंकि बड़े वृक्षों के साथ में कंदों का तालमेल होता है, दलहन की फसलों का तालमेल होता है। हमें फसलों से फसलों को कैसे खाद मिलता है ये विज्ञान समझने की जरूरत है। तो विकास जी, जो आपने सवाल पूछा है ये बड़ा जेन्युइन सवाल है कि हम लागत में फंसते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि फसल भी फसलों के लिए खाद बनाती है, खाद देती भी है, और खाद ही नहीं देती, पानी भी देती है। जब हर जड़ अपने लिए जो पानी लेती है उसका संचय करती है, वो जब ज्यादा हो जाता है तो दूसरे के लिए वो प्रदान कर देती है। तो ये पूरा विज्ञान है, इसलिए इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप नक्षत्र को ही आधार मानेंगे, आप गाय को ही आधार मानेंगे, आप किसी एक तरीके को ही आधार मानेंगे। ये तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीने का एक तरीका है। जी। सर, मेरा आपसे अगला सवाल था कि बहुत सारे किसान जो हैं हमेशा कहते हैं कि यदि हम जैविक खेती की तरफ रुख करते हैं तो उत्पादन में गिरावट आ जाती है। तो जो हाँ आप जो खेती कर रहे हैं, जैविक खेती, जो पारंपरिकगत तरीके से जो खेती कर रहे हैं, किए होंगे पीछे या भविष्य पास्ट में, अतीत में, तो इन दोनों में आपने अंतर क्या पाया और अभी जो उत्पादन है आपका वो कैसा है? देखो भैया, इसमें एक ही सवाल है किसान भाइयों का कि, और मैं उसका उत्तर भी ये देना चाहूंगा, जब हम बदलाव चाहते हैं, हम अब रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर जाना चाहते हैं, तो हमको जैविक खेती में प्रकृति के सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। एक फसल की जगह अनेक फसल कैसे लगाएंगे, हम कहाँ पर लंबी अवधि के पौधे लगाएंगे, कहाँ पर कम अवधि के पौधे लगाएंगे, कहाँ पर हम कंद वाली फसलें लगाएंगे, सब्जियों का विज्ञान कैसा होगा। तो अब इस खेती का दृष्टिकोण बदल गया। पहले खेती कर रहे थे हम उत्पादन बढ़ाने के लिए, अब हम खेती कर रहे हैं आमदनी बढ़ाने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमने क्या अंतर पाया। हमने ये देखा कि जब हम जैविक खेती को भी एक फसल के जरिए कर रहे थे, माने एक फसल में जैविक खेती की कुछ लागत लगाते थे, खाद बनाते थे, बैक्टीरिया लगाते थे, कोई तरल खाद बनाते थे, तो ज्यादा सफलता नहीं मिली। वहां पर उत्पादन गिरेगा। एक फसल का विज्ञान हमेशा हमेशा ही कहीं ना कहीं किसान को कमजोर करता है। हमको अनेक फसलों के विज्ञान को समझना है। अंततोगत्वा हमको अपनी आमदनी बढ़ानी है, किसानों को इस पर विचार करना है। तो आज की स्थिति में मैंने ये देखा है कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि गन्ने की फसल लगाए जाने के लिए अब हमने गन्ने को यदि 400 कुंटल प्रति एकड़ में निकालना है, तो एक एक मीटर जगह से हम यदि 40-50 किलो गन्ना निकालते हैं तो कुल 800 मीटर जगह देने की जरूरत है। तो तब हमको ये पता लगा कि हम 800 मीटर जगह देकर भी उतना ही गन्ना निकाल सकते हैं जितना किसान 4000 वर्ग मीटर देकर निकाल रहे हैं। तो जो शेष जमीन है उसमें क्या करें, तो उसमें गन्ने को पोषण के लिए
प्याज कहाँ पर लगाना है, लहसुन कहाँ पर लगाना है, हल्दी कब लगाना है, दलहन की फसल कब लगानी है, सब्जियों की फसल कैसे लगानी है। तो आज भी हमारे खेत में 9-10 फसलों का एक क्रम बना रहता है, और जिससे हमारा उत्पादन ही नहीं बढ़ा, बल्कि हम खेत में ना हमको खाद बनाना पड़ता है, ना कीड़े बीमारियों का इलाज है। अब आपको मैं अफसोस करके बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक और गन्ने के बारे में बहुत सारे लोग आते हैं। विगत समय 15-20 वैरायटी हमारे पास है, किसी गन्ने की वैरायटी में कोई बीमारी नहीं है। अब इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा कि गन्ने का उत्पादन भी पूरा है, बीमारी कोई नहीं है, गन्ने के साथ भी और हमको 10 फसलें मिल रही हैं। तो किसानों को यही समझने की जरूरत है कि हमको खेती को अब हल्के मन से ना लें। तो जो तरीका वो अपना रहे हैं, उनको खेती करनी आती है एक फसली। जब वो जैविक खेती में जाए तो उनको विविध फसलों को लगाने की बात को समझना है। अब यहाँ पर किसान दूसरा सवाल करते हैं, विकास दूसरा सवाल ये उठाते हैं कि इसमें तो मेहनत ज्यादा होगी। तो मैं भी यहाँ भी ये बताना चाहूंगा आपको कि इसमें ना मेहनत ज्यादा है, बल्कि रोजगार के अवसर ज्यादा हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि कार्य इसमें बोझ नहीं लगता। जब हम खेत में जाते हैं तो कुछ निकलता है, कुछ मिलता है। जब मिलता और निकलता है तो मेहनत बोझ नहीं होती। बोझ जब होती है कि मेहनत ज्यादा हो रही है, ना कुछ निकल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ये समझना किसानों को जरूरी है। जी। जी सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि खेती में किसानों को जो लाभ है वो लगभग कितने सालों में मिलना शुरू हो जाता है? क्योंकि शुरुआती पहले दौर साल में से कहते हैं रासायनिक खेती से जब जैविक खेती को रुख करते हैं तो प्रोडक्शन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। विकास जी समझने की जरूरत है बेटा। जी बिल्कुल समझने की जरूरत है। अरे किसान भाई मेरी बात को ध्यान से सुन लें। यदि आप एक ही खेत में अनेक फसल लगाएंगे तो पहले ही वर्ष में आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, कोई भी कम नहीं होगा। ये जैविक खेती के बारे में मिथक फैलाया गया है, क्योंकि जब जैविक खेती का पूरा समझ नहीं होती तो यही मिथक फैलाया जाता है कि उसमें उत्पादन गिरेगा, 3 साल में धीरे धीरे होगा, फिर रासायनिक खाद का ऐसे होगा वैसे होगा। कोई बात नहीं साथियों, कभी भी फोन नंबर आप मेरा रख लीजिए, जब मन करे आप आधी रात फोन करिए, बात करिए। आप इस बात को पूरी तरीके से समझिए कि जैविक खेती विविधता में फसलों को लगाए जाने का विज्ञान है, और यहीं से साथियों हमारी आमदनी बढ़ती है और हमारा उत्पादन बढ़ता है। तो जैविक खेती में पहले साल में, मैं 3 साल की बात नहीं कह रहा हूं, पहले ही साल में खेत ठीक हो जाएगा, उत्पादन ठीक हो जाएगा, और हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। और मैं तो ये कहूंगा 2 गुना 3 गुना तक आमदनी इसमें बढ़ जाएगी। जी भैया। आवाज आवाज कटी आपकी आवाज। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैविक खेती करने के लिए किसान हम्म। किन मुख्य फसलों का चुनाव कर सकते हैं जिनसे वो अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं? आपने वैसे कई सारी फसलों का नाम लिया, लेकिन मैं हाँ, समग्रता चाहता हूँ कि उनकी चर्चा करें। ये ये बहुत अच्छा आपने सवाल करा है, क्योंकि किसानों को फसलों का चयन करने में परेशानी होती है, क्योंकि उनको हर फसल बेचनी नहीं होती है। आज गेहूं गन्ना धान की बिक्री का तंत्र बना हुआ है। जब वो कोई नई फसल लगाते हैं तो उसकी बिक्री नहीं हो पाती। लेकिन जैविक खेती में एक बात बड़ी अच्छी है कि जैविक खेती में जब आप प्रमाणीकरण से जुड़ते हैं, सर्टिफिकेशन से जुड़ते हैं, तो आप नेट के जरिए पूरे देश में जुड़ जाते हैं। तो आपके बारे में एक बड़ी इंफॉर्मेशन पूरे समाज में चली जाती है कि ये फलाने गांव में ये आदमी जैविक खेती करता है। अब दूसरा मामला इसमें ये होता है कि सामान की बिक्री को ध्यान में रखकर फिर हम अपनी फसलें लगाते हैं। तो उसमें कौन से अनाज जिनसे मुझे अच्छा फायदा होगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, सभी किसान गेहूं लगाते हैं, हम भी गेहूं लगाते हैं, लेकिन हम गेहूं लगाते हैं दलिया के लिए, जिसको ड्यूरम वैरायटी बोलते हैं। ये लगाते हैं ज्यादातर बाजार में बेचने के लिए। तो जब हम ड्यूरम गेहूं का दलिया बनाकर बेचते हैं तो दलिया का रेट आमतौर पर 60 रुपए मिल जाता है। तो 60 रुपए का मतलब है कि केवल मैंने गेहूं को तोड़ा है मशीन के जरिए, और 2,000 रुपए के गेहूं को 6,000 रुपए में बेच दिया। ये इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। वो ये मूल्य बढ़ गया, हमारी मेहनत लगी और मूल्य बढ़ गया। तो यहाँ पर हमने ये तय किया कि मुझे जिस क्वालिटी का गेहूं, वो क्वालिटी गेहूं की लगानी है जिसका दलिया अच्छा हो। मुझे गन्ना लगाना है जिसका जूस अच्छा हो, जिससे गुड़ अच्छा हो, जिसकी शक्कर अच्छी हो, जिससे सिरका अच्छा बनाया जा सकता है। मुझे वो सब्जियां लगानी है जिनको मैं आसानी से बाजार में जाकर बेच सकता हूँ। ये ये बाजार का खेल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक का मार्केट ही अलग है। ऑर्गेनिक का मार्केट सीधा कंज्यूमर है। तो हम मेलों के जरिए, सर्टिफिकेशन के जरिए,
अपने जिले के कृषि विभाग के जरिए, बागवानी विभाग के जरिए, सहकारिता विभाग के जरिए हम कहीं ना कहीं अपने में मिलकर ये तंत्र खड़ा करें और जिन चीजों की बिक्री हम आसानी से कर सकें उन सारी फसलों का उत्पादन हम करें। ये इसका उत्तर यही निकलता है। हम जिन फसलों को आसानी से बेच सकें, जिनका रेट हमको ठीक मिल जाए, उन्हीं फसलों को हमें खेत में लगाना है। जी भैया। सर, एक सवाल ये था कि यदि कोई किसान जो है जैविक खेती करना चाहता है और आप जो हाँ। है जैविक खेती से पिछले कई दशकों से जुड़े हुए हैं, तो वो जो किसान है किन संस्थानों से या कहाँ पे जैविक खेती खेती का प्रशिक्षण ले सकता है, और किसानों के लिए अभी जैविक खेती से संबंधित सरकार जो है कौन सी योजनाएं चला रही है जो आपके संज्ञान में? देखिए, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र भारत सरकार के द्वारा इसी कार्य के लिए बनाया गया। दूसरी बात यह है कि अ, हर जिले में कहीं ना कहीं कृषि विभाग है, जो जो जितना भी आपको वो समझेंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि ज्यादातर लोग जैविक और प्राकृतिक के प्रपंच में फंस गए। इस समय किसानों को ये सोचने की जरूरत है कि जैविक का ही प्रमाणीकरण संभव है, जैविक की ही बिक्री संभव है, जैविक ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसलिए जैविक में गो आधारित खेती हो, नक्षत्र आधारित खेती हो, मंत्र आधारित खेती हो, अग्निहोत्र आधारित खेती हो, यौगिक खेती हो, सजीव खेती हो, सेंद्रिय खेती हो, सभी को ही सम्मान है। जैविक खेती राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जैविक खेती किसी एक आदमी के द्वारा चलाया गया तरीका नहीं है। माने जैविक खेती मैंने नहीं चलाई है, जैविक खेती राष्ट्र ने चलाई है। और क्यों चलाई है? किसानों को ध्यान में रखते हुए और अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए। आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाया गया इसीलिए, खास तौर से, और बड़ी बड़ी कंपनियों को इसमें जोड़ा गया है कि किसान जब बल्क में पैदा करेंगे, समूह में पैदा करेंगे, तो उनके सामान को कौन खरीदेगा। तो अमूल जैसी कंपनियां, एनओसीएल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो ऑर्गेनिक को ही पूरे देश में देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखेगा। तो किसान भाइयों को ये सोचने की जरूरत है कि इस समय हमको कहीं ना कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तो बहुत आसान बात है। जब भी किसी का मन बने हमारा नंबर नोट कर लें, वीडियो कॉल करें, हम टुकड़े टुकड़े में आपको समझा सकते हैं। क्योंकि जैविक खेती को पूरे चरण में प्रयोग रूप में कैसे सफल होगा, हमने इसमें प्रयोग रूप में काम किया है। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी आपके साथ अर्पित करता हूं। जब भी मन करे आप समझिए, आपको देखना है तो घर पर आइए, और नहीं तो फोन से वीडियो कॉल करके, जो भी आपको अच्छा लगे। और कृषि जागरण हमारा एक माध्यम है। कृषि जागरण पर आप जो सवाल डालेंगे, आपको जो तकलीफ होगी, कृषि जागरण उसका हल करेगा। हम सब आपके साथ हैं। सर, अभी आपसे जो कितने किसान हैं जो प्रशिक्षण ले चुके हैं और कितने राज्य किसान आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, अब तो गिनती भी नहीं रही, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि विगत समय 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ में मेरा संबंध रहा। और मैंने किसी को अपने साथ चिपकाया नहीं। ना तो मैं गुरु बनने की कोशिश करता हूँ और ना मैं किसी को चेला बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मित्र भाव से कौन किसान कितना आगे बढ़ेगा। और अब तो मुझे लग गया कि पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग इसमें जुटे हैं। और इसका इसका बहुत अच्छा तरीके से कार्यक्रम भी उभर कर आया है कि अब कोई समस्या नहीं है। और अब ये गांव गांव पर भी फैलने लगा। जैसे पहले हमारे गांव के आसपास नहीं था, तो अब पता लगा, अब हमारा गांव भी जुड़ गया, हमारे गांव के लोग भी कर रहे हैं। तो ये तो सारी देश की जरूरत है, सभी करेंगे। अ, सर, आज की इस चर्चा के दौरान आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पे काफी जोर दिया आपने, तो सर ये जो है, अगर कोई किसान जो है जैविक खेती कर रहा है तो कितने सालों में वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करा सकता है, और इसके साथ ही कराने की क्या प्रक्रिया होती है, और इसके क्या उसको लाभ मिल सकते हैं भविष्य में? सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत आसान है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को योजना पूर्वक, बजट पूर्वक भारत में लागू किया गया। और वो छोटी बात नहीं है, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। अब उसमें काम क्या है? किसान केवल अपना एक आधार आधार कार्ड की कॉपी, एक फोटो और जमीन के कागज के जरिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अकेला किसान ना करे, बल्कि 5-10 किसान मिलकर इस काम को करें।
ताकि इसकी प्रक्रिया को भी पूरा करें, क्योंकि इसकी प्रक्रिया व्यक्तिगत नहीं है, वो सामूहिक है। तो जैविक खेती के लिए पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑनलाइन किसान अपने मोबाइल पर भी इसको कर सकते हैं। और जो पढ़े लिखे गांव में बच्चे हैं वो आसानी से कर सकते हैं। किसी को टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आए तो उनको आप नंबर दे दीजिए। वो नंबर है 7300 767707। संदीप जी नाम है इनका। ये इस कार्यक्रम में किसानों की मदद करते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम में चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं समूह में, तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। मात्र प्रति वर्ष एक किसान का खर्चा 300 रुपये से ज्यादा नहीं आता। और कई बार समूह में होते हैं तो कम भी हो सकता है, कम संख्या रहती है तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं किसानों का कोई शोषण हो। तो बहुत ना के बराबर कीमत के जरिए किसान तक भारत सरकार के द्वारा जो प्रमाणीकरण दिया गया है वो पहुंच जाए, इसी के लिए सबको शुभकामनाएं। अ, सर, ये तो भारत सरकार का भी डेटा है कि जो हमारे देश में जो लगभग 80% ऐसे किसान हैं जिनके पास 3 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो जो हाँ। जैविक सर्टिफिकेशन जो जो कराना होता है, तो उसके लिए न्यूनतम कोई जमीन का मतलब कोई मानक स्थापित किया गया है? कोई कोई मानक नहीं है। न्यूनतम जमीन कितनी भी हो, अधिकतम जमीन में ज्यादातर ये सोचा गया है कि 5 हेक्टेयर तक रखी जाए। लेकिन न्यूनतम का कोई मानक नहीं है। 2 बीघे वाला हो, 3 बीघे वाला हो, आधा एकड़ वाला हो, कोई भी हो, किसान इसमें सब कर सकते हैं। ठीक। सर, अब आपसे मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कि आपने बीच में बताया भी कि जैसे अमूल जैसे सहकारी संस्थान है जो इसमें सहयोग कर रहे हैं कि जो किसान जो है अपने ऑर्गेनिक उत्पादों को बेचे। लेकिन बहुत सारे किसान जो है जो चर्चा के दौरान बताते हैं कि बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे कि हम ऑर्गेनिक उत्पाद तो उगा लेते हैं, लेकिन मंडीकरण में बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो सर, अभी जो आप है अपने उत्पादों का मंडीकरण कैसे कर रहे हैं, किन किन प्लेटफॉर्मों पे कर रहे हैं, और जो किसान है वो अपना मंडीकरण कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे संभावना है? देखिए, हमने हजारों किसानों को इस चैनल में जोड़ दिया है। और ये चैनल बड़ा आसान है, ये किसानों का खुद का चैनल है। जैसे ही हम उत्पादन के बाद सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के साथ प्रोसेसिंग करते हैं तो बाजार खुल जाता है। किसान भाइयों को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। वो अपना ब्रांड बनाकर बेच सकते हैं कहीं भी। आज सब बढ़िया बात यह है कि देश में जो एक मिथक फैलाया गया था कि जैविक महंगा होता है, इस बात को किसान भाई जरूर पहले मान लें। जैविक महंगा नहीं होता, जैविक सही होता है। इसकी कीमत सही रखें, क्वालिटी की जिम्मेदारी लेंगे, किसानों का सामान हाथ बहती बिकता है। तो हमको कृषि को व्यवसाय के रूप में स्वीकारना है। खेती केवल बाजार के लिए नहीं करनी है, खेती हमको परिवारों के लिए करनी है, जिसमें उत्पादन भी करेंगे, सर्टिफिकेशन भी होगा और प्रोसेसिंग भी होगा, तो मार्केटिंग आसान हो जाएगा। जी सर। सर, निसंदेह आज की चर्चा काफी सारगर्भित रही है, और मैं आशा करता हूं कि जो भी किसान भाई इस चर्चा को सुनेंगे तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सर, एक जो कृषि के जो दर्शक हैं उनको एक जानकारी में देना चाहूंगा। जो कृषि जगत जो है पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में निवार रूप से कार्यरत है, और इस दौरान कृषि जगत ने किसान हित में कई सारे पहल भी किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी जो पहल है उसका नाम है मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका आयोजन विगत वर्ष पूसा लड़ाई मेला मैदान में हुआ था, जिसमें देश भर के किसान आए थे जिनको जिले स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। तो पिछले वर्ष जो था वो सिर्फ 15 कैटेगरी थी जिसमें किसानों को सम्मानित किया गया था। लेकिन पिछले वर्ष किसानों ने जो अपनी दिलचस्पी दिखाई थी इस अवार्ड में, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार जो है 300 कैटेगरी में किसानों को इस बार अवार्ड दिया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं किसानों से अपील करना चाहूंगा कि जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर कृषि क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में खेती कर रहे हैं या डेयरी पालन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया वेबसाइट पे विजिट करके कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है 12 भाषाओं में है। सर, मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि जो भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं किसान, उनसे आप कहें कि वो भी आके मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, और यदि वो शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उनको पूसा में मेला मैदान में उनको बुलाकर अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं तो तो मैं तो कृषि जागरण परिवार को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं कि उन्होंने उनकी पहल के जरिए बहुत सारे लोग किसानों का सम्मान करने लगे हैं। बड़ी बात हो गई है। और भारत सरकार तो अब पद्म श्री भी किसानों को देने लगी है। तो मैं तो कहूंगा कि जैविक खेती करने वाले ऐसे बहुत सारे किसान आ गए हैं और जिनको बड़े से बड़े सम्मान मिले। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना।
कृषि जान से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।